नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निकुंज की नज़र में, जहां पर हम पूरे हफ्ते की एनालिसिस करते हैं और आने वाले हफ्ते के लिए आपको बताते हैं बाजार की दशा और दिशा कैसी रह सकती है। प्रबंध संपादक निकुंज डालमिया, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और बहुत सारी बातें करनी है और बहुत सारी खुशी वाली बातें करनी है बाजार की रैली को देखते हुए। लेकिन चर्चा की शुरुआत आपके एक ऑब्जर्वेशन के साथ करना चाहती हूँ, जो आपने मेरे ख्याल से दिवाली के आसपास कहीं भी थी। हमने वीकेंड स्पेशल किया था इसी शो का, निकुंज की नजर का ही, जहां पर आपने कहा था कि दिवाली के बाद जो है हम एक सेंटा रैली की उम्मीद कर सकते हैं। आपने एनालिसिस कुछ पकड़ा था और वो तो हम होता हुआ भी देख रहे हैं, है ना। ये वही रैली है जिसकी आप बात कर रहे थे। कैसे पकड़ी थी आपने, किन ट्रिगर्स के बदौलत आपने पकड़ी थी? तो कविता जी देखिए, मार्केट के अंदर 100% कोई किसी को नहीं पता होता बिल्कुल है। सही। हम हमेशा प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करते हैं। जहाँ पर प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा होती है, आप बोलते हैं चांसेस ऑफ अ मूव इज देयर। तो मार्केट जो चला है उम्मीद से नहीं, सबकी उम्मीदों से ज़्यादा चला है। और ये बहुत रेयर होता है। जैसे हम ज्योतिष विद्या में बोलते हैं ना कि भाई आपके जो नवग्रह हैं, अगर नवग्रह सब एक साथ आ जाए तो आपकी कुंडली के अंदर एक अच्छा समय आने वाला होता है। बिल्कुल। शायद आप एस्ट्रोलॉजी हाँ, पढ़ती हैं, हाँ, राइट? मैं समझ गया आपके एक्सप्रेशन से। तो कहते हैं ना जी, सारे के सारे ग्रह जब एक जगह पर एक अलाइन हो जाते हैं तो आपके अंदर एक अच्छा समय आने वाला होता है। वो शनि की दशा खत्म हो जाती है, 7.5 खत्म हो जाती है। तो मार्केट के अंदर वैसा ही हुआ है। अचानक कुछ चीज़ें एक साथ आ गई हैं, जिसे हम बोलते हैं सोने पे सुहागा। बिल्कुल। क्या हुआ है, क्या हुआ है? समझते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि फेड आकर के बोलेगा कि ब्याज दर हम कम करेंगे। हाँ, किसी को उम्मीद नहीं हाँ। थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि स्टेट इलेक्शन के अंदर यह मार्केट सरकार को इस प्रकार की विजय मिलेगी, बीजेपी सरकार को। किसी को उम्मीद नहीं थी कि डॉलर इतना गिरेगा और क्रूड में इतनी भारी मार पड़ेगी। और विंटर जो हम कहते हैं कि एक ठंड आती है तो हम हीटिंग यूज़ करते हैं, स्पेशली यूरोप और यूएस के अंदर, बिकॉज वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। इंडिया में हीटिंग हम यूज़ नहीं करते, 2 दिन हीटर चला लेते हैं, 4 दिन सिगड़ी चला लेते हैं। इंडिया इज़ अ स्टिल अ ट्रॉपिकल वार्म कंट्री। यूरोप और अमेरिका में नहीं है। वहाँ पे टेम्परेचर्स कई जगहों पे -10 -15 जाता है, जहाँ पे फर्नेस ऑयल, हीटिंग ऑयल, गैस काफ़ी यूज़ होती है। उसके बावजूद ये सब उसके बावजूद वहाँ पे क्रूड और गैस में गिरावट आई है। तो कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो हम उम्मीद कर रहे थे, मगर वह इतनी एक साथ अचानक आएंगी हमें नहीं पता था। तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर चेंज आया है। हमने जो बात करी थी, हमने बात करी थी सिर्फ आंकड़ों को लेकर के। हाँ, हाँ। वैल्यूएशंस ठीक थे, रेट्स गिरने की उम्मीद थी, लग रहा था, जो लोग बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल रिस्क नहीं है। हाँ, तो जब तीनों हाँ। फैक्टर साथ आए तो उसका हमने परिणाम देखा। देखिए, इस मार्केट में एक बड़ा मिलेनियल वर्ड है जिसे हम बोलते हैं फोमो। हाँ, सब जानते हैं, हाँ। फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ। ठीक है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट इस समय डेस्परेशन हो चुका है। स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है ना कि एक हम हमेशा कहते हैं देखा देखी, वो बहुत होती है। वो बहुत ज़्यादा होती है। आपने पैसा नहीं बनाया कोई बात नहीं, मगर आपने के पड़ोसी ने पैसा बना दिया तो आपको लेफ्ट आउट है। तो जिनके भी पड़ोसियों ने इस बार पैसा बनाया है, वो उनको उसकी वजह से फोमो आ रहा है। तो इस समय मार्केट के अंदर सेलर नहीं है। कई बार मार्केट में कोविड में देखा बायर नहीं था। तो कहते हैं ना कि सेलर्स और एन ऑफिशियल स्ट्राइक। और सेलर क्यों नहीं है? अब सेलर को लगता है जी पॉलिटिकल रिस्क तो खत्म हो गया, अगले साल एफआई आएंगे, जो कि आ चुके हैं। हाँ। और क्योंकि क्रूड और बाकी चीज़ें नीचे जा रही हैं, तो इस बार उन चीज़ों की वजह से इक्विटी में बम्प अप आ रहा है। मगर 2023 कविता जी, मेरी डिक्शनरी में जो मेरा अनुभव है, मैंने ऐसा साल बहुत कम देखा है। क्या होता है कि क्रूड ऊपर जाता है या फिर इक्विटीज़ ऊपर जाती हैं, या फिर बॉन्ड नीचे आता है, या फिर इन्फ्लेशन ऊपर जाती है, या फिर बिटकॉइन नीचे आता है। एसेट क्लासेस एक साथ ऊपर नहीं जाती हैं। तो बिटकॉइन ऊपर गया है, बॉन्ड में पैसा बना है, मिड कैप में तो ऐसा लग रहा है कि लुटेरों के जैसा पैसा बना है। पीपल हैव मेड मनी लाइक बैंडिट्स। एसएमई के अंदर उछाल, मिड कैप के अंदर धमाल, और लार्ज कैप के अंदर कमाल। बिल्कुल। कमाल और धमाल और लुटेरे जैसा लोगों ने पैसा बनाया। तो इस साल एकदम कमाल और धमाल कर रहा है। हर फ्राइडे हम एक अंग्रेजी में टर्म यूज़ करते हैं, TGIF जी। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। मेहनत करी है जी, 5 दिन फ्राइडे आ गया, घर चलते हैं। हाँ। मगर आज लोग ऑफिस में बोल रहे थे मार्केट वाले कि आज फ्राइडे क्यों है, सैटरडे संडे मार्केट बन रहा तो ऊपर कैसे जाएगा। इस प्रकार की बातें चालू हो रही हैं। हाँ। तो मार्केट के अंदर इस समय फोमो है, डेस्परेशन है। और क्योंकि मार्केट में लोगों को लगता है कि भैया नीचे का जो लेवल है, क्योंकि वो एक रिस्क बेस बन चुका है, तो इस समय आपको एक आप ऐसे मार्केट में हैं जहाँ पर डाउनसाइड इज लेस हाँ, डाउनसाइड एंड अपसाइड इज ओपन, वैसी है।
तो अब वो हालांकि ऐसा हम बहुत ही कम होगा, कोई निवेशक जो कि साइडलाइन में बैठे हों और इस तेजी को देखकर डर रहे हों और बाद में हो सकता है फोमो का शिकार भी बन जाएं, उनको क्या एंट्री करनी चाहिए कि और तेजी बाकी है फिलहाल? पहले तो कान पकड़िए, आपने हमारा शो क्यों नहीं देखा? सही बात है, कान पकड़िए, आपने शो क्यों नहीं देखा? मगर मार्केट के अंदर जब ट्रेंड छूट चुकी तो अगली ट्रेंड दोबारा आएगी, तो मायूस ना हो, मायूस ना हो, क्योंकि ये चक्र है जी। अब इस चक्र में आपको थोड़ा इंतजार हो सकता है ज़्यादा करना पड़े। आपको अपने आप से 3 डेफिनेशंस पूछनी है। अगर आप यहाँ से बजट इलेक्शन तक हैं तो मार्केट के अंदर पॉजिटिव रिटर्न आने की उम्मीद 50% से ज़्यादा है, ठीक है, इस तेजी के बाद भी। अगर आप 1 साल का नज़रिया रखते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर आपको केयरफुल होना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेजी आ चुकी है। आप 3 साल से ज़्यादा का नज़र अभी रखते हैं तो इंतज़ार ना करें, अभी भी आ जाए। एक कोई कहानी हम सुनते थे ना, लोमड़ी की खट्टे अंगूर। हाँ। तो ये ज़माना खट्टे अंगूर का नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि अंगूर जो है आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा और अंगूर नीचे लटका हुआ है। जी हाँ, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैव बीन प्लक्ड, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जो इजी हम कहते हैं ना कि इजी जो बंदर बाट थी, हाँ, वो बंदर बाट का समय खत्म हो चुका है। अब आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, स्टॉक पिकिंग करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो जैसे कहते हैं ना, इजी मनी हैज बीन मेड। कुछ और चीज़ें जो आपने कई हमारे एपिसोड्स पहले कही थी हमें, और वो कुछ ऑब्जर्वेशंस आपकी सही भी होती हुई दिखाई दे रही, जैसे कि आईटी आपने कहा था कि एक डार्क हॉर्स निकलेगा, और देखिए ऑलमोस्ट हम साल के अंत में हैं और अब जो है आईटी अग्रसर होता हुआ इस पूरी रैली को आगे ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वो मोमेंटम है जो आप पकड़ने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त? तो कविता जी, जब मैं आंकड़े देख रहा था तो आज तक के आंकड़े की बात करते हैं, और जिसके अंदर हमने रिसेंट गेन भी डाला है। बैंक्स आर अप 10% दिस ईयर, बिल्कुल, हाँ, बट आईटी इंडेक्स इज अप 23%, 24%। तो आईटी इंडेक्स डिस्पाइट इस साल गाइडेंस कट हुई, एग्जैक्टली, इस साल ऑर्डर्स नहीं आए, हाँ, इस साल नैस्कॉम ने अच्छा नहीं बोला, लोग बड़े कंफ्यूज थे कि भाई हम ह्यूमन बीइंग्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय मशीन्स, एआई जैसे हम बोलते हैं। उसके बावजूद आईटी ने अच्छा रिटर्न दिया। आईटी कंपनीज, कविता जी, मेरे हिसाब से सिक्लिकल होती हैं। इनके अंदर हमेशा इनके अंदर 4 अच्छे दिन 5 बुरे दिन, 5 अच्छे दिन 4 बुरे दिन, एक साइकिल आती है। तो मुझे लग रहा है साइकिल ठीक हो रही है। सेकंड, दीज कंपनीज स्टिल जनरेट अ लॉट ऑफ कैश। हाँ जी। थर्ड, ये बायबैक करती रहती हैं। हाँ। चौथा, इन कंपनीज के अंदर टिपिकली जब इंडिया एलोकेशन आती है, जो फॉरेन मनी हम जैसे बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं एफआईज बोलते हैं, जैसे हम एक हिंदी कलोकियल टर्म बोलते हैं गोरे का पैसा, हाँ, हालांकि अच्छी बात नहीं है, मगर पैसा तो पैसा ही होता है। तो जिसे हम बोलते हैं एफआई का पैसा, वो इन कंपनीज में हमेशा आता है। तो वही उम्मीद थी कि एफआईज आएंगे, साइकिल टर्न मारेगी, और सस्ते हो चुके थे स्टॉक। क्या यहाँ से इनमें क्या इनके अंदर बड़ी धन वर्षा हो सकती है? इन स्टॉक्स को आप रखेंगे तो धन वर्षा तो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस मार्केट के अंदर बहुत कम सेक्टर हैं जहाँ पर ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देगा। मिड कैप आईटी, मिड कैप आईटी महंगा है कविता जी, महंगा है। मिड कैप आईटी में अगर आप केपीआईटी की बात करें, कोफोर्ज की बात करें, हाँ, स्टॉक्स करेक्ट हुए ही नहीं है ज़्यादा, बिकॉज कब केपीआईटी टेक्नोलॉजी और कार का टेक्नोलॉजी की काम कर रही है। टाटा टेक का जो आईपीओ आया था वो मिड कैप आईटी में है। तो कई ऐसे शेयर्स हैं जो कि महंगे हो चुके हैं। मार्केट के अंदर पैसा बनाने का दो तरीके हैं कि आप मोमेंटम के साथ रहें, प्राइस को अपना दोस्त बनाएं, जिससे हाँ, हम कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, या फिर आप 100 रुपए की चीज़ 60 रुपए में लें। तो या तो आपको बीटन डाउन सेक्टर्स में लेना पड़ेगा, या फिर आपको मोमेंटम के साथ रहना पड़ेगा। मोमेंटम इज ट्रेडिंग, बीटन डाउन सेक्टर इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। और एक तरीका है जो मैंने कुछ सालों पहले सीखा, उसे हम कहते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग होता है जी, नया आप कुछ ले लें, नया कोई सेक्टर आ रहा है, नया कोई डिफेंस एक नया सेक्टर क्रिएट हुआ, रेलवेज एक नया सेक्टर क्रिएट हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया सेक्टर क्रिएट हुआ, फिनटेक नया सेक्टर है, नए सेक्टर में डालें। तो 3 बड़े तरीके हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। इस तीनों फैक्शंस को आप देखिए तो मुझे लगता है कि इस समय मोमेंटम बैंक्स में है, हाँ, आईटी में, बिल्कुल, जो प्राइस की हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है वैल्यू इस समय कुछ चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में है, कुछ मतलब कुछ चुनिंदा सीमेंट स्टॉक्स में है, और पूरे अक्रॉस द बोर्ड मुझे ज़्यादा वैल्यू नहीं दिखती है। अगर आप ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ तो देखिए काफ़ी जगहों पर है। डिफेंस में ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ है, सेलेक्ट बैंक्स में ग्रोथ है। तो ग्रोथ कई जगहों पर है, वैल्यू कम है, और मोमेंटम भी है। तो डिपेंड कर रहा है आप किस गाड़ी में बैठना चाहते हैं, हवाई जहाज, हाँ, साइकिल या ट्रेन।
आपकी चॉइस है। बैंकिंग पर फोकस करते हैं। बैंकिंग में भी ये भी एक ऑब्जर्वेशन आपने पकड़ी थी, लेकिन यहाँ पर अब आपको क्या लग रहा है, पीएसयू या प्राइवेट बैंकिंग, कहाँ पर आपको पूरा पैक लीड होता हुआ? देखिए, एक मार्केट में शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि जनवरी से मार्च तक में प्राइवेट बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे, क्यों ऐसा बिकॉज आपको लग रहा है? एफआईज वापस आएंगे। नॉर्मली एफआईज बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक और बीओबी में नहीं जाते हैं, तो उनके अंदर मुझे लगता है कि टैक्टिकल ट्रेड, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड। जहाँ तक 1-1.5 साल की बात है तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप पीएसयू बैंक्स की बैलेंस शीट बेटर हो रही है। देखिए कविता जी, एक समय था 2018 में सरकार को बैंक्स में 80,000 करोड़ रुपया निवेश करना पड़ा, जिसे हम बोलते हैं सरकार ने इन बैंक्स को कैपिटलाइज करा, रिकैपिटलाइज करा, सब बुक रिकैपिटलाइज करा। ये तो खत्म हो गए थे, बैलेंस शीट ही नहीं थी। इतने गंदे लोन्स थे इनके, सीडीआर की वजह से और रियल एस्टेट की वजह से और पावर की वजह से इनकी बैलेंस शीट्स एकदम धराशायी हो गई थी। उसके बाद सरकार खड़ी हुई, सरकार ने पैसे डाले। अब वही बैंक्स कुछ दिनों पहले QIPs कर रहे हैं। QIP जैसे अभी बैंक ऑफ इंडिया ने करा, क्या रिस्पॉन्स आया था। तो मुझे लग रहा है जो चक्र PSU बैंक्स का ये चलता रहेगा और ये बहुत महंगे नहीं है, मगर जो महंगा है वो एडा। हाँ हाँ, इसके भी वैल्यूएशंस को लेकर आपने कुछ सवाल भी खड़े किए थे, क्या व्यू बन रहा है अभी आपका? देखिए 40 रुपये से कम में इशू आया था। हाँ, और नवंबर में इशू आया था, और मैंने फ्राइडे मॉर्निंग जब देखा था तो सर्किट अप था, बिल्कुल। फिर सर्किट डाउन हुआ। अब 30 रुपये का शेयर 120 रुपये, यानी 4x इन लेस देन 1 मंथ। एग्जैक्टली। तो थोड़ी चाल हाँ, तो ज़्यादा ही है। हाँ, दूसरा मुझे लगता है कि अभी क्योंकि PFC RFC में करंट है तो इसकी वजह से ऊपर ये जा रहा है। ओके। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंपनी खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेक्टर में दम नहीं है, हमने मैनेजमेंट से बात करी है, कंपनी ग्रो बिल्कुल, करती रहेगी। मगर मेरा ये मानना है कि जब 30 रुपये की चीज़ अगर 120 रुपये हो जाती है तो थोड़ा प्राइस को लेकर के केयरफुल होना चाहिए। अगर आपके पास अब अगर शेयर हैं तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि इस लेवल पे शेयर बेच दे। भाई आपने अगर IPO, देखिए अगर आपका शेयर 4 गुना हो गया तो एक प्रकार की लॉटरी लगी है। तो अगर आपकी लॉटरी लग गई है तो भाई थोड़ा साइड में हो जाना चाहिए। लॉटरी नहीं लगी है तो फिर आपको, बिकॉज ऊपर गया है कि भाई 120 है तो 140 हो जाएगा, उस समय अगर आप आ रहे हैं तो आप आखिरी चक्र में आ रहे हैं। देखिए हर चीज़ की कीमत होती है शेयर बाज़ार के अंदर, शेयर बाज़ार के अंदर हर चीज़ की कीमत होती है। और कीमत से ज़्यादा देंगे तो आपको मार पड़ेगी, कीमत से कम देंगे तो आपको मुनाफा होगा। मुझे लगता है कुछ इन PFC REC के अंदर जो कीमत से ज़्यादा जो नियर टर्म विजिबिलिटी है, मुझे लगता है कि स्टॉक्स बाहर चुके हैं। अब ऐसे में 2024 का पूरा जो समीकरण उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं या कहना जल्दी होगा कि लार्ज कैप रैली होने वाली है, मिड कैप स्मॉल कैप में जितना स्टीम होना था हमने देख लिया, सिलेक्टेड मिड कैप स्मॉल कैप शायद चल सकते हैं, जो आपने अभी समझाए भी? देखिए 2023 में क्या हुआ, 90% ऑफ द स्मॉल कैप्स वेंट अप, 75% ऑफ द मिड कैप्स वेंट अप एंड 50% और 30% ऑफ लार्ज कैप्स दे वेंट अप। अब उल्टा करते हैं उसको, अब उल्टा करते हैं। मुझे लगता है कि 2024 में 40% ऑफ द लार्ज कैप टू 50% ऑफ द लार्ज कैप्स विल गो अप, 30% ऑफ द मिड कैप कुड गो अप एंड 75% ऑफ द स्मॉल कैप विल नॉट गो अप। हाँ, मुझे ये लगता है। बल्कि मुझे ये लगता है कुछ कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर 2024 के अंदर नेगेटिव रिटर्न आएगा। देखिए मार्केट के अंदर हर चीज़ की, जैसे हमने बताया ना, प्राइस एक होती है। एक आप ये सोचिए कि ऑक्शन मार्केट है जहाँ पर रोज़ तोल मोल होता है। आप खरीदारी करने जाएंगे और सपोज मेरे को कोई मिल्क है या टमाटर है, अगर मुझे 500 रुपया पर केजी देगा तो मैं बोलूँगा नहीं जी आज मैं नहीं लेकर जाऊँगा। बिकॉज टमाटर के प्राइसेस 50 से 60 रुपये तक ही इज़ व्हाट आई एम रेडी टू पे एज अ कंज्यूमर। तो स्टॉक मार्केट के अंदर इस प्रकार के एक्सेसेस क्रिएट हो चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। अब मुझे एक्सेसेस क्रिएट हो चुके हैं तो 500 रुपये में टमाटर को ले जा करके अगर आप उसे करी बनाएंगे तो स्वाद तो अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मार्केट के अंदर कई स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वैल्यूएशंस हैं, तो या तो स्टॉक्स नीचे आएंगे या फिर 2 या 3 साल के अंदर डिपेंडिंग ऑन द लार्जर यूनिवर्स द वैल्यूएशंस, द अर्निंग्स विल ग्रो। तो फिर ये जो गैप है, ये गैप इतना नहीं होना चाहिए, गैप इतना होना चाहिए, गैप बहुत ज़्यादा हो गया। थोड़ा सा ब्याज दर के समीकरण को हम समझते हैं। फेड ने कहा कि 2024 में शुरुआत श्री गणेश हो सकता है यहाँ पर कटौती का, लेकिन अभी भी जो वहाँ की महंगाई की दर है उनकी कंफर्ट जोन से बहुत ज़्यादा बाहर है। 75 EPS की शायद उन्होंने कहा है कि वो शुरुआत करने की कोशिश करेंगे कटौती की। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो कि इसके साथ साथ है, बाजार तो उम्मीद में ही, कटौती की उम्मीद में ही खुश हो गए हैं, लेकिन एक डर ये भी है कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो ब्याज दरों का स्थिर रहना जो
तय समय अवधि है उससे ज़्यादा रह सकता है। तो ब्याज दरों का स्थिर रहना कितना घातक हो सकता है दुनिया के बाज़ारों के लिए और ख़ासतौर से हमारे बाज़ारों के लिए भी? देखिए, एक ये थोड़ा डिवाइडेड ओपिनियन है कि फेड क्यों ऐसे कर रहा है। क्या फेड को बहुत बड़ा स्लो डाउन दिख रहा है 2024 में? देखिए, उनके पास हमसे ज़्यादा डेटा है। और आप इंटरेस्ट रेट्स कब काटेंगे? जब इन्फ्लेशन नीचे नहीं हुई है और आप फिर भी इंटरेस्ट रेट्स कम कर रहे हैं, यानी आपको लगता है कि आने वाले साल के अंदर इकॉनमी में धीमापन आएगा। अगर वो धीमापन आएगा तो उसका इम्पैक्ट दुनिया में क्या आएगा? हिस्टोरिकली यूएस मार्केट जब स्लो डाउन होता है उसका इम्पैक्ट सबसे पहले चाइना में आता है, तो चाइना उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। उसके बाद आता है दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ पर यूएस एक्सपोर्ट डिपेंडेंस होती है। तीसरा आता है कंज्यूमर्स में, यूएस कंज्यूमर कम कंज्यूम करता है, उसकी वजह से आईटी, फार्मा, इन सेक्टर्स में सेकंड डेरिवेटिव इम्पैक्ट आता है। तो क्या यूएस इकॉनमी स्लो डाउन हो रही है? क्या फेड इस समय, क्योंकि फेड ने कोविड के बाद कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जिसमें उनकी रेपुटेशन लॉस हुई है। वो इन्फ्लेशन को हमेशा डिनाई करते रहे, इन्फ्लेशन आई। तो क्या फेड इस समय प्रीएम्प्ट कर रहा है कि हम इस बार पहले ही बंदूक चला देंगे? हाँ, कि हम ग्रोथ को आने से पहले ही रोक देंगे? हाँ। क्योंकि 2024 वहाँ इलेक्शन ईयर है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो आपको कंज्यूमर को खुश रखना है। महंगाई हमेशा इलेक्शन हराती है, जिताती नहीं है, भले वो हिंदुस्तान हो, भले वो यूएस हो। तो कंज्यूमर को आपको अपने पास करना है। कंज्यूमर को अपने पास करने के लिए बड़ी ही विचित्र चीज़ होती है। कंज्यूमर चाहता है कि उसके पास ज़्यादा हो मगर महंगाई की मार ना पड़े। तो वो एक साइकोलॉजी उनको मैनेज करनी पड़ती है, क्या वो मैनेज कर रहे हैं? मगर जब फेड ने रेट्स काटे हैं उस समय क्या हुआ है, हम उसकी बात करते हैं। जब फेड ने हिस्टोरिकल रेट्स काटे हैं तो इंडियन मार्केट्स हमेशा ऊपर जाते हैं। कमोडिटीज़ में हम देखते हैं उछाल आता है और हम अक्सर देखते हैं जो फ्लोज है वो वापस इंडिया में आते हैं। मगर मुझे ये नहीं लगता कि जो फेड रेट काटेगा ये कोई 2-2.5% कर देगा। धीरे धीरे फेड रेट काटेगा। उसने डायरेक्शन दिया है मगर चेंज भी कर सकता है। तो हालांकि फेड ने यह ज़रूर बोल दिया कि ऊपर का खाना जिसे हम कहते हैं वो ऊपर एक लाल लाइन बन गई है। अब वो 75 है, 50 है, 25 है, मुझे लगता है वो अभी अटकलें लगानी नहीं चाहिए। पर जी हाँ, एक जो टर्न है फेड ने अपनी गाइडेंस को, जिसे अंग्रेजी में पिवट बोलते हैं, द सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका जिसे यूएस फेड बोलते हैं, दैट हैज पिवटेड। उसने लेफ्ट की बजाय राइट देखना शुरू कर दिया है। वो ही एक उम्मीद बहुत बड़ी चीज़, वो ही राहत की बात है। तो अब अगर कोई रणनीति बनाना चाह रहा है तो जैसा आपने शुरुआत में भी कहा कि पहले बजट तक का कोई आप रख ले अपने लिए समय, उसके बाद इलेक्शन तक का समय रखें। क्या इन 2 चरणों में आपको रणनीति बनाना चाहिए? बजट इस समय इतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा बिकॉज वोट ऑन अकाउंट है, तो इस बार बहुत बड़ा उसकी वजह से इम्पैक्ट नहीं आने वाला। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, इलेक्शन के अंदर मार्केट की पोजीशनिंग है कि पॉलिटिकल रिस्क नहीं है। शायद वही सबसे बड़ा रिस्क है कि इलेक्शन में क्या अगर उम्मीद से उल्टा हो गया तो मार्केट में डाउनसाइड एकदम अचानक खुल जाएगी। अपसाइड क्या ज़्यादा जनरेट होगी यह देखिए आने वाले 2-3 महीनों में पता लगेगा। इसलिए पता लगेगा कि बिकॉज मार्केट्स एट दीज लेवल्स, इफ वी गो टू बजट एट द करंट लेवल्स ऑफ 20,000 प्लस 1,000 हियर और देयर ऑन द निफ्टी, आई थिंक दैट्स अ ओके लेवल। मगर आप इलेक्शन से पहले 23,000 24,000 हो गए तो इलेक्शन से पहले फिर आप ऑल द गुड न्यूज़ को फैक्टर कर रहे हैं। तो ये अभी बोलना मुश्किल है, मगर ये मुझे जो अनुभव से मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मार्केट की डाउन साइड बहुत ज़्यादा है। और इस दिसंबर से अप्रैल तक की हम बात करें या मई तक की बात करें तो आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट यू कुड बी इन फॉर लो सिंगल डिजिट रिटर्न्स इवन फ्रॉम हियर। पावर सेक्टर का आपने जिक्र नहीं किया, यहाँ पर क्या दमदार उम्मीद है? काफ़ी स्टॉक्स बढ़ चुके हैं और हम सब जानते हैं कि हम पावर की इंडिया में शॉर्टेज आ रही है। हम सब जानते हैं वी आर यूजिंग एयर कंडीशनिंग्स मोर, हमारी पर कैपिटा ग्रोथ बढ़ रही है। और पावर सेक्टर के अंदर कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि एक पावर सेक्टर एक प्रकार का रिटन डाउन सेक्टर था, कोई देखता भी नहीं था, एक प्रकार का बैक बेंचर जैसे हम बोलते हैं हो चुका था। मगर उसके अंदर चेंजेस जो हैं वो पूरे अच्छे हुए हैं। देखिए ये जो साल है ना कविता जी, ये पूरा मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के इतिहास में हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स फॉर द गवर्नमेंट। PSU बैंक्स, PSU डिफेंस, IRDA जैसा PSU स्टॉक, PSU stocks between 2000 and 2020 gave no returns. They were just beaten down because of policy, because of view, because of circumstances, सस्ते हो चुके थे। मगर इस पूरे कोविड के बाद जो समय बदला है PSUs का, जो हम कहते हैं ना एकदम बैक बेंचर से आपने मेहनत करी, आपने वर्जिश करी और आप एकदम नंबर 1 हो, तो ये सरकार के लिए मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ईयर रहा है PSUs के लिए। इक्का दुक्का PSU स्टॉक को छोड़ करके कोई भी PSU स्टॉक ऐसा नहीं जो नेगेटिव रिटर्न इस साल दे रहा है। जो हम CPSE ETF करते थे
वो पिछले 1.5 या 2 साल में 4 गुना हो गई है। सो दैट जस्ट टेल्स यू द इंटरेस्ट इन PSU इज़ वेरी हाई। सेकंड, अगर सरकार की तरक्की करती देश की तरक्की होती है। तो आप देखिए कॉमन मैन के लिए कितना अच्छा साल रहा है। भले ही आपके पास चांदी हो या सोना हो, भले ही आपके पास लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो, इस साल आपने पैसे बनाए हैं। सो दिस इज़ अ ईयर वेयर आई थिंक you've been very rewarded beautifully as long as you did not time the market and you just kept the faith. आपने भरोसा रखा हो और अनुशासित तरीके से बने हो। लेकिन एक डार्क हॉर्स तो बनता ही है ना? तो कौन सा डार्क हॉर्स निकल कर आ सकता है आने वाले वक्त में आपके मुताबिक? हम अगर थीम्स की बात करें तो मुझे लगता है कि रूरल रिलेटेड स्टॉक्स में पिछले आने वाले 4-5 महीनों के अंदर तेज़ी हो सकती है। तो वो रोड आप जो बिल्डर्स, के शेप रिकवरी की हमेशा बताते हैं बात, वो बदलेगी अभी क्या? सरकार को अगर एक लोकप्रियता चाहिए तो उनको रूरल इकोनॉमी को ठीक करना पड़ेगा। रूरल इकोनॉमी को ठीक करने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बिल्डिंग के थ्रू आएँ या फिर आप सब्सिडीज़ और फ्रीबीज़ के थ्रू आएँ। सब्सिडीज़ और फ्रीबीज़ हालांकि पार्ट ऑफ मैनिफेस्टो सबकी रहेंगी, मगर दैट विल नॉट बी द पुश, क्योंकि स्टेट इलेक्शन ने बताया था कि केवल उसी तरीके से सब नहीं हम इलेक्शन जीत सकते, काम करना पड़ता है। तो आप रिकवरी में अगर आप एक मिक्स रखते हैं जहां आपको इकोनॉमिक स्ट्रोक करना है, तो आपको मल्टीप्लायर ऑफ मनी बढ़ाना पड़ेगा। मोर कंस्ट्रक्शन, मोर रोड एक्टिविटी। मैं 2 दिन पहले देख रहा था, डेलॉयट वालों ने मुझे आंकड़े दिए। इंडिया का जो ट्रैवल, इंडिया के अंदर एक ट्रक आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले 250 से 300 किलोमीटर पर डे ट्रैवल करती थी, एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रक। Now that number has gone to 600. अमेरिका में 800 है। अमेरिका में 5 साल से 800 पे 800 ही है, मगर हम 250 से 500 550 हो चुके हैं। तो इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो रूरल डोमिनेटेड सेक्टर्स जहाँ पर मार्केट अभी उम्मीद तोड़ चुका है, 2 व्हीलर्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर्स, पेस्टिसाइड कंपनीज, लो आइटम इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, मुझे लगता है कि उनमें दाव लगाया जा सकता है। लेवल्स ठीक ठाक हैं फिलहाल? हाँ, एक टैक्टिकल ट्रेड है Valuations इलेक्शन के से हिसाब से। पहले लगती है। ओके, तो हमने तो अभी पिन कोड 21,000 डाला था, अब वो तो पार हो गया। 22,000 31 दिसंबर के पहले ही देख लेंगे कुछ ही ट्रेड सेशंस में, अभी क्या कहेंगे आप? जो मार्केट में मोमेंटम है, इस समय मोमेंटम आपको ले जा सकता है अगर ग्लोबल मार्केट्स ठीक रहे और अगर फ्लोज में कुछ तेज़ी या कुछ कोई बड़ा गड़बड़ नहीं हमें दिखता है, तो मुझे लगता है कि उसके आसपास आप जरूर जा सकते हैं। उसके आसपास तो हमें अब अगला टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा अगला जुमला या अगला पिन कोड क्या होना चाहिए? 24,000? कुणाल का मानना है कि निफ्टी 24 से 25,000 हो सकता है। हाँ। नरेश का मानना है 23 से 24,000 हो सकता है। हम इलेक्शन से पहले की बात कर रहे हैं। तो टारगेट्स जो हमें टेक्निकल लोगों ने दिए हैं, तो वो काफ़ी प्रोग्रेसिव टारगेट्स हैं, मैं बोल सकता हूँ। मगर मेरा ये मानना है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस साल नहीं तो अगले साल, नहीं तो 2 साल बाद सेंसेक्स 1 लाख जरूर वो ही मैं पूछने वाली थी, लखटकिया सेंसेक्स बताइए आप। तो सेंसेक्स 1 लाख 3 साल में होता है, 4 साल में होता है। दैट इज अ फंक्शन ऑफ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। मगर वहाँ जाएगा जरूर, ये हम बात कर चुके हैं। और अगर हम थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सवाल है, अगर मान लीजिए, वैसे तो बाजार ने काउंटिंग कर ही रखा है, यही सरकार अगर कंटिन्यू करती है, तो बाजार में बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यही वो 5 साल हैं जब आपके पास बम्पर कमाई का मौका है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए कविता जी, मार्केट में बिकॉज द मार्केट्स आर assuming that there would be stability at the center and there would be extension of the government, which is what markets want, मार्केट के अंदर रैली ऑलरेडी आ चुकी है। तो कुछ स्टॉक्स इस समय महंगे भी हो चुके हैं। सो वी नीड टू बी कॉग्निजेंट ऑफ दैट। जो हम आज बात कर रहे हैं, ये होगा या हो सकता है या होने वाला है या होने की उम्मीद है, यह जो पूरी की पूरी श्रृंखला है, दिस एंटायर चेन, होगा, होने वाला है, हो सकता है, मार्केट्स आर ऑलरेडी फैक्टरिंग दैट इन। बिल्कुल। तो इसके अंदर ये हमेशा रिस्क हमेशा देखना चाहिए, बिकॉज अगर मार्केट के लेवल सबड्यूड होते और कुछ होता, देखिए 2019 को जिस दिन प्रधानमंत्री साहब सेकंड टाइम इलेक्ट हुए थे, उस दिन मार्केट पीक आउट हो गया था और उसके 6 महीने तक मार्केट ने बड़ा रिटर्न नहीं दिया था। तो अगर आप देखिए, मार्केट पिछले 4 इलेक्शन साइकिल के पहले ऊपर जाता है और पिछले 3 इलेक्शन साइकिल में अगले आने वाले 6 महीने में नेगेटिव या फ्लैट रिटर्न देता है। तो ये बात तो कभी ना भूलें। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि हम FIIs फ्लोज की भी इतनी बात कर रहे हैं सर, क्या भारत इमर्जिंग मार्केट्स के तौर पर महंगा नहीं हो जाएगा फिर FIIs के लिए? नहीं, महंगा है, मगर अगर आप बॉम्बे टर्मिनोलॉजी में बात करें
तो बॉम्बे टर्मिनोलॉजी में अगर आपको एक नैरिमन पॉइंट में घर लेना है जो कि सी फेसिंग है, जहाँ पे एकदम ओशन व्यू मिलता है, तो उसकी कीमत हमेशा ज़्यादा रहती है। सही कह रहे हैं आप, तो भारत अभी मेरे हिसाब से वैसा ही है, 3 बेडरूम इन नैरिमन पॉइंट विद सी व्यू। वाह, तो वैसे ही है अभी। मेरे ख्याल से इसी एक इमेज के साथ इस चर्चा को मैं यही समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं कि आप भी अब क्लियर हो गए हो कि अब आने वाले कुछ महीनों के लिए रणनीति कैसे बनानी चाहिए, कहाँ दांव लगाना चाहिए, और आपके सवालों का हमेशा से इंतजार रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद ये शो देखने के लिए। नमस्कार।